मूवी के स्टार्ट में एक आदमी रिश्वतखोर तहसीलदारों की लिस्ट निकाल कर बैठा होता है, जिसके बाद स्टोरी सीधा एक स्टेज शो पर चली जाती है जहाँ पर वो तहसीलदार आया होता है। एक लड़की उसे अपने पास इशारा करके बाहर बुलाती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे गाड़ी में धक्का देती है और वहाँ से निकल लेती है। जिसके बाद उस लिस्ट में दो और नाम आते हैं। एक को तो वो उसकी बीवी के सामने उसके बिस्तर से ही उठा लेते हैं और दूसरा आदमी ट्रेन के बाथरूम से बाहर आता है के साथ में खड़ा हुआ आदमी गोविंद को इस बारे में बताता है। वो उसे चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे देते हैं और गोविंद उसे उठाकर ले जाता है। रातों रात 10 तहसीलदार किडनैप हो चुके थे और पूरे शहर में पुलिस की नाकाबंदी हो चुकी थी। दोस्तों, ये है गब्बर, जो कि काम से हीरो और नाम से विलन है। ये नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर है और उसका असली नाम आदित्य है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है गब्बर इज बैक, जो कि करप्शन के खात्मे पर बनी है और अक्षय कुमार इस मूवी में गब्बर के रोल में है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। होम मिनिस्टर न्यूज से कहते हैं कि किडनैपर को पकड़ने के लिए हमने एक स्पेशल फोर्स बनाई है जिसको कमिश्नर हेड कर रहे हैं। जिसके बाद एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि 10 में से 9 तहसीलदार वापस आ गए हैं, लेकिन 10वां नहीं आया। गब्बर ने 10वें तहसीलदार को बीच सड़क में खंबे से फांसी के फंदे में लटका दिया था और उसके गले में कुछ फाइल्स भी बांधी थी। उन फाइल्स में एक सीडी थी जिस पर गब्बर लिखा हुआ था। पुलिस वाले उस सीडी को प्ले करते हैं जिसमें गब्बर कहता है, रिश्वत नारियल जैसा हो गया है, हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी है। अब हर फ्राइडे एक फिल्म के साथ एक सरकारी ऑफिसर भी रिलीज होगा, या तो करप्शन से या फिर दुनिया से। उन फाइल्स में उस तहसीलदार की करप्शन का हर एक सबूत मौजूद था। कमिश्नर कहता है कि ये सीडी लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन गब्बर की वो सीडी शहर के हर कोने में बिक्री थी और वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी थी। आदित्य नेशनल कॉलेज में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता था और वो इतने अच्छे प्रोफेसर थे कि कोई भी बच्चा उनकी क्लास से छुट्टी नहीं करता था। जब वो अपनी क्लास शुरू करते हैं कि तभी कॉलेज में कुछ गुंडे आते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज से जाने का कहते हैं। जब आदित्य अपनी क्लास ले रहा था तब वो गुंडे दूसरी क्लासेस बंद करवा रहे थे। वो गुंडे प्रिंसिपल से कहते हैं कि किसी गब्बर ने तहसीलदार को किडनैप कर लिया है, पुलिस उसको अरेस्ट करे वरना होम मिनिस्टर को रिजाइन देना होगा। और जैसे वो प्रिंसिपल पर हाथ उठाने लगता है, आदित्य उसका हाथ आकर पकड़ लेता है। वो उसका हाथ में रोड़ता है और अपनी फाइटिंग क्लास दोबारा शुरू करता है। आदित्य सभी गुंडों को अलग अलग तरीके से मारता है और स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। जब प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तो अपनी क्लास पूरी कर रहा था। वो उन गुंडों से कहता है कि इस कॉलेज में पुलिस भी अलाउ नहीं है, तुम सब तो गुंडे हो, दोबारा नजर मत आना। वो गुंडे ये सब जाकर अपने सरदार को बताते हैं, जिस पर वो कहता है कि असली प्रॉब्लम कॉलेज का गेट है, हम जाकर वो गेट ही तोड़ देते हैं। अब वो गुंडे कॉलेज का गेट तोड़ने वापस आते हैं और कॉलेज में से आदित्य शेर की तरह भागता हुआ बाहर आता है और आगे खड़े हुए गुंडे को वो इतनी जोर से किक मारता है कि वो पीछे उड़कर जाकर गिरता है। आदित्य उनसे कहता है कि तुम लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं की, इसलिए कॉलेज का गेट तोड़ने आए हो, आज मैं तुम्हारी क्लास लेता हूँ। जिसके बाद आदित्य उन्हें मारने लगता है और वो गुंडे उसे छू भी नहीं पाते। कुछ ही देर में वो गुंडे चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि आदित्य फाइटिंग में बहुत अच्छा था, वो कुछ ही देर में उन सबकी बत्ती गुल कर देता है। और फिर गुंडों का सरदार आता है, लेकिन आदित्य उसे इतना मारता है कि वो खुद उससे कहता है कि मैं किसी भी कॉलेज के पास नहीं जाऊंगा और आदित्य उसे हाथ दिखाकर कहता है क्लास डिसमिस्ड। दोस्तों, अब मैं आदित्य को गब्बर कहूंगा। मीटिंग में पुलिस वाले कहते हैं कि करप्शन के इतने ज्यादा सबूत कोई सरकारी बंदा ही निकाल सकता है और क्योंकि 10 लोग किडनैप हुए हैं तो किडनैपर्स भी 10 ही होंगे। दोस्तों, ये है साधु, जो कि कांस्टेबल ड्राइवर है। वो अपने कलीग से कहता है कि एक आदमी को किडनैप करने के लिए कम से कम भी 2-3 आदमी लगते हैं। इसके पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये 10 लोगों का नहीं बल्कि 20-30 लोगों का काम है। रात को गब्बर घर जा रहा होता है कि एक लड़की लिफ्ट लेने के लिए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और वो इतनी ज्यादा प्यारी होती है कि गब्बर उसे देखता ही रह जाता है। उस लड़की के साथ एक औरत होती है जिसकी डिलीवरी का टाइम आने वाला था और गब्बर को चाहते हुए भी उन्हें लिफ्ट देनी पड़ती है, लेकिन रास्ते में ही मामला खराब हो जाता है और वो गब्बर को गाड़ी से बाहर भेज देती है और खुद डिलीवरी करने लगती है। और जब गब्बर को बच्चे की आवाज सुनाई देती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। उस बच्चे को देखकर गब्बर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे अपनी शर्ट में रखता है। वो उन सबको हॉस्पिटल में छोड़ता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो लड़की अपनी दोस्त से कहते हैं कि वो सच में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया था। जिसके बाद स्टोरी सीधा पुलिस स्टेशन में आ जाती है और पुलिस वाले कहते हैं कि वो एक शैतान है। कमिश्नर सबसे कहते हैं कि किसी के पास कोई आइडिया हो तो बताओ, जिस पर साधु हाथ खड़ा करता है और जैसे वो कुछ बोलने लगता है कि दूसरे ऑफिसर उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं कि तुझे जेम्स बॉन्ड का नशा कब से चढ़ गया। जब साधु उनसे अपनी बात सुनने का कहता है तो वो उससे गुस्से में बाहर जाने का कहते हैं और जाते हुए वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। लक्ष्मी साधु से कहती है कि तू इन बड़े ऑफिसर्स के मुंह ना लगा कर, जिस पर साधु कहता है कि काहे के बड़े ऑफिसर, मैं यूपीएससी से लेकर हर चीज में 100% हूँ, रिश्वत नहीं दे पाया इसलिए कांस्टेबल बन गया, मैं 5 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ और गब्बर को सलाखों के पीछे मैं लाऊंगा। किसी को भी पता नहीं था कि बाजार में खड़ा हुआ ये आदमी गब्बर है। वो लड़की दोबारा गब्बर से मिलती है और उसे अपना नाम श्रुति बताती है। वो उसे बताती है कि हमारी वजह से जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नामकरण आने वाला है। साधु उस ऑफिस में जाकर रिश्वत देता है जहाँ के तहसीलदार को गब्बर ने मारा था और वो उसे वहाँ से गालियाँ देकर निकालते हैं। वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि गब्बर के डर से सब ने रिश्वत लेना छोड़ दिया है, पहले यहाँ सब रिश्वत लेते थे सिवाय एक को छोड़कर। साधु उससे उसका नाम पूछ लेता है। लक्ष्मी साधु को कॉल करके बताती है कि गब्बर की एक और सीडी आई है। उस सीडी में गब्बर कहता है कि हम सिर्फ एक ही चीज ईमानदारी से करते हैं और वो है बेईमानी। 2 सितंबर को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की
की एक सीट हमेशा के लिए खाली होने वाली है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट ने जनता को सबसे ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। जिसके बाद स्टोरी एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में चली जाती है। ये आदमी उस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा रिश्वत लेता था। गब्बर की वजह से इसकी बहुत ज्यादा फटी हुई थी। एक आदमी उसे रिश्वत देने आता है, जिस पर वो अपने पूरे स्टाफ के सामने खड़ा होकर कहता है कि मैंने इनसे रिश्वत ली थी, अब मैं वो इनको वापस कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उस आदमी को उसकी पहले ली हुई रिश्वत वापस करता है और फिर वो कहता है कि अब मैं कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा। पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी के करप्ट ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन वो इसलिए परेशान थे कि कौन सा ऑफिसर कहेगा कि मैं करप्ट हूँ। लेकिन वो ऑफिसर्स खुद ही पुलिस वालों को अपनी करप्शन के सबूत दिखा रहे थे और पुलिस के प्रोटेक्शन के लिए भीख मांग रहे थे। उतनी ही देर में एक पुलिस वाला आकर कमिश्नर को बताता है कि यहाँ पर हम इन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वहाँ गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप कर लिया है। जिस पर कमिश्नर कहता है कि इन सबको यहाँ बंद कर दो और इनकी करप्शन की फाइल्स एसीपी को भेज दो, एक को भी नहीं छोड़ना। गब्बर ने ऐसा खेल खेला कि इन सब लोगों ने अपनी खुद की ही वाट लगा दी। अब गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप किया था। वो उससे कहता है कि तू जानता है मैं कौन हूँ। जिस पर गब्बर उन 877 किसानों में से 4 किसानों के नाम लेता है जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी, क्योंकि जो पानी उनके खेतों में जाना था वो शुगर फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और मंत्री जी के फार्म हाउस पे चला गया और इस चीज के लिए उसे 18 करोड़ रुपए मिले थे। जिस पर गब्बर कहता है आधे से ज्यादा मंत्री जाहिल और क्रिमिनल है, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था, तूने उनसे पैसे लिए, अब जो मैं दे रहा हूँ वो भी ले ले। जब वो उसके गले में फांसी का फंदा डालता है तो वो सॉरी कहकर गिड़गिड़ाने लगता है। जिस पर गब्बर कहता है कि अगर सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाता तो ना थाने होते ना कचहरियां होती, मुझे नफरत है सॉरी से। अब गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी फांसी पर चढ़ा दिया था और अब गब्बर का डर हर जगह फैल चुका था। गब्बर उस बच्चे के नामकरण पर जाता है और जब वो उसको अपने हाथ में पकड़ता है तो उसे दिल से बहुत खुशी होती है। जिसके बाद गब्बर और श्रुति में कुछ बातें होती हैं। वो दोनों कॉफी पीने जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं और कुछ ही दिन में उनमें प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ साधु की इन्वेस्टिगेशन चालू थी। वो उसी तरह के एक आदमी को दारू पिलाने लेकर जाता है और जब वो आदमी नशे में होता है तो वो उसे उसके ऑफिस के अफसरों की लिस्ट दिखाता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये सब रिश्वत लेते हैं, लेकिन ये वसीम शेख ये बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन ये साला भूखा मरेगा। साधु बहुत मेहनत कर रहा था और उसने हर ऑफिस के सभी ईमानदार ऑफिसर्स की लिस्ट बना ली थी। वो करियों से करियां जोड़ रहा था, लेकिन उसे इनके दरमियान का कनेक्शन नहीं मिल रहा था। अगले दिन श्रुति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर वो चेकअप के लिए पाटिल हॉस्पिटल जाते हैं। इस छोटे से चेकअप के लिए श्रुति को 12,000 रुपया बिल भरना पड़ जाता है। वहीं एक आदमी अपनी बच्ची के साथ आता है और वो काउंटर पर बहुत ज्यादा पैसे देता है, जिस पर कैशियर कहता है कि रात को आपकी बीवी की मौत हो गई थी, आप ये रसीद दिखाकर अपनी बीवी की बॉडी ले जाएं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे क्यों नहीं बताया, कम से कम मेरी बेटी अपनी माँ को आखिरी दफा देख तो लेती। वो कैशियर कहता है कि हम लोग ये बात पहले नहीं बताते, क्योंकि फिर आप जैसे लोग बॉडी यहीं पर छोड़ जाते हैं। वो आदमी रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मैं रात भर यहीं था, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। गब्बर साइड पर खड़ा ये सब देख रहा था। जिसके बाद वो एक सरकारी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर हाल ही में एक आदमी की मौत होती है। उस आदमी की बीवी के पास कुछ नहीं था और उसे अपनी 2 बेटियों की परवरिश भी करनी थी और उस वक्त वो अपने खुदा को याद कर रही होती है। साइड में बैठा गब्बर ये देखकर कहता है कि कुछ काम खुदा हम जैसे शैतानों के लिए भी छोड़ देता है। गब्बर उस आदमी की लाश को पाटिल हॉस्पिटल में लेकर जाता है और डॉक्टरों से कहता है कि ये उठ नहीं रहे, जिस पर डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में भेज देते हैं और गब्बर से कहते हैं कि आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट की फीस जमा करवा दो। डॉक्टर्स ये बात जानते थे कि ये आदमी मर चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। जबकि गब्बर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो गब्बर को दवाइयां लाने का कहते हैं और वो दवाइयां लेकर भी आता है, लेकिन नर्स वही दवाइयां वापस कर देती है और उसे कमीशन का हिसाब करने का कहती है। काफी देर अंदर खाली बैठने के बाद डॉक्टर गब्बर से कहते हैं मामला बिगड़ता जा रहा है, हमें स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा, आप जाकर 2 लाख रुपए फीस जमा करवा दो। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं और छोटा डॉक्टर गब्बर से कहता है कि बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। ये देखकर तो वो औरत भी कहती है कि कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब उस आदमी की बॉडी खराब होना शुरू हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ऐसे ड्रामा कर रहे होते हैं कि जैसे वो उसे बचाने ही वाले हैं। ड्रामा खत्म होने के बाद बड़े डॉक्टर गब्बर से कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। जिस पर गब्बर कहता है कि आप तो बड़े डॉक्टर हैं, प्लीज उन्हें बचा लें, ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का भी इलाज होता है यहाँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि मरे हुओं का इलाज कैसे हो सकता है। जिस पर गब्बर उन्हें उस आदमी का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है, जिस पर लिखा होता है कि वो आदमी सुबह 11:25 पर ही मर चुका था। गब्बर कहता है कि वो तो मरा हुआ था, तुम इतनी देर से अंदर के अपना बैंड बजा रहे थे। ये उस आदमी का नहीं, इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है। तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया, अब जाकर अपने बॉस को बुलाओ। और अब उनका बॉस आता है। गब्बर उससे कहता है कि मुझे इन सब सबूतों के बदले में 50 लाख का चेक और जो पैसे मैंने काउंटर पे दिए वो कैश में चाहिए। जिसके बाद उसके 2 गुंडे गब्बर को मारने के लिए आते हैं, लेकिन गब्बर उनको निपटा लेता है। जिसके बाद गब्बर उससे कहता है हड्डियां तोड़ने पे वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है, पैसे दे वरना चाबी वाला नहीं सील वाला ताला लगवाऊंगा। डॉक्टर्स गब्बर को 50 लाख का चेक और पैसे देते हैं और गब्बर वो चेक उस औरत को देता है। वो गब्बर का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि अब वो अपनी बच्चियों की परवरिश कर सकती थी। डॉक्टर्स गब्बर को सॉरी बोलते हैं, जिस पर गब्बर कहता है आई हेट सॉरीज। जिसके बाद गब्बर वहाँ से एक शेर की तरह चलता हुआ जाता है। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल के बाहर लोग विरोध कर रहे थे। वो कैशियर अपने बॉस को बताता है कि उस आदमी ने हमसे पैसे भी ले लिए और मीडिया को एविडेंस भी दे दिया। सब लोग उसकी गाड़ी हिलाने लगते हैं कि वो अपनी गाड़ी से बाहर आकर उन पर बंदूक तान देता है,
जिस आदमी की बीवी मरी थी वो भी वहीं पर था। जैसे ही वो गोली चलाता है सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, सभी उसे मारते हैं और उसी की बंदूक से उसका कत्ल कर देते हैं। जिसके बाद उस लड़के का बाप दुबई से आता है। गार्ड उससे कहता है कि बाकी सब बाद में कर लेंगे, पहले अंतिम संस्कार कर लेते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, दिग्विजय पाटिल। मैं एक नाम नहीं एक ब्रांड हूँ। पहले मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा, फिर अपने बेटे की चिता जलाऊंगा। दूसरी तरफ साधु अभी तक उन सब ऑफिसर्स के दरमियान कनेक्शन ढूंढ रहा था। साधु सोचता है कि उन सब के दरमियान कॉलेज का कनेक्शन हो सकता है। साधु लक्ष्मी के पास जाता है और उन सब के कॉलेज की इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उन सब की ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज से होती है, जहाँ आदित्य यानी कि गब्बर प्रोफेसर होता है। साधु खुश होते हुए कहता है कि ये सब ईमानदारी की टहनियां एक ही पेड़ से हैं और वो पेड़ गब्बर है। दिग्विजय पाटिल हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और जब वो गब्बर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस आदमी को तो मैंने 5 साल पहले अपने हाथों से मारा था। और इस मूवी की असली कहानी अब शुरू होती है। अगले दिन साधु अपने कलीग से कहता है कि एक हफ्ते की छुट्टी और मिल जाए तो गब्बर को मैं खुद पकड़ के लाऊंगा। साधु एक कांस्टेबल होते हुए गब्बर के इतना करीब पहुंच चुका था, लेकिन बड़े अफसर अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ पाए थे। साधु उनसे कहता है कि मुझे गब्बर को पकड़ने के लिए एक हफ्ते की और छुट्टी चाहिए, जिस पर वो कहते हैं कि तेरा जेम्स बॉन्ड का नशा उतरा नहीं अभी तक। जब साधु जोर डालता है तो वो उसकी एप्लीकेशन फाड़कर उसके मुंह पर मारते हैं और उसे गुस्से में बाहर जाने का कहते हैं। गब्बर श्रुति के साथ एक शादी में जाता है और वहाँ उसकी आंखों में दोबारा आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद स्टोरी 5 साल पीछे चली जाती है, जब गब्बर नहीं आदित्य था। उसकी शादी हुई थी और उसकी बीवी बहुत ज्यादा प्यारी थी। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था और वो खुशी से जी रहे थे। जल्द ही वो दोनों माँ बाप बनने वाले थे। एक होली के दिन आदित्य अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ था, जबकि उसकी बीवी बिल्डिंग के अंदर थी। कि तभी वहाँ की सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। क्योंकि आदित्य बिल्डिंग से बाहर था तो वो बच जाता है। उसके सामने मलबा ही मलबा था और इतनी देर ढूंढने के बाद वो अपनी बीवी का सिर्फ हाथ ही छू पाता है। वो बिल्डिंग दिग्विजय पाटिल ने बनवाई थी। जिसके बाद पाटिल की एक मीटिंग होती है जिसमें सरकारी बिल्डर कहते हैं हमने आपसे कहा था कि वहाँ बिल्डिंग बनाना सही नहीं है। हमने सब लोगों को पैसे खिला के उनके मुंह बंद कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं कहीं से आदित्य नाम का आदमी बहुत ज्यादा सबूत लेकर आ गया है। मरने वाले लोगों में उसकी बीवी थी और वो पेट से थी। जिसके बाद आदित्य अंदर आता है। पहले तो दिग्विजय पाटिल और वहाँ बैठे सभी लोग उससे सॉरी बोलते हैं, लेकिन फिर पाटिल उसे आंखें दिखाता है और उसे यकीन दिलाता है कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिसके बाद वो उसे जहाँ दिल करे वहाँ 2 कॉल्स करने का मौका देता है। आदित्य कमिश्नर को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें दिग्विजय पाटिल का हाथ है। मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन वो उसका कॉल काट देता है। जिसके बाद वो होम सेक्रेटरी में कॉल करता है और वहाँ भी ऐसा ही होता है। पाटिल उससे कहता है कि सरकार ने हर मरने वाले की फैमिली को 25 लाख दिए हैं, फिर तुम्हारा तो एक बच्चा भी था, चलो छोड़ो मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ। जिस पर आदित्य पहले तो मुस्कुराता है, लेकिन फिर वो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो भागता हुआ आकर पाटिल को इतनी जोर से लात मारता है कि पाटिल टेबल पर घूमते हुए गिरता है। वो वहाँ पर बैठे सभी लोगों को मारता है और पाटिल को तो वो कुछ ज्यादा ही मारता है। फिर पाटिल के गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन आदित्य सिर्फ पाटिल को मारता है। सभी गुंडों को निपटा देने के बाद आदित्य पाटिल को उड़ते हुए इतनी जोर से किक मारता है कि वो बाहर की खिड़की में जाकर गिरता है। आदित्य उसे मारने वाला होता है कि वो सॉरी कहना शुरू कर देता है और क्योंकि तब गब्बर नहीं आदित्य था, वो उसे छोड़ देता है। जब आदित्य वहाँ से जा रहा होता है तो पाटिल कायरों की तरह कुल्हाड़ी से पीछे से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। स्टोरी पाटिल के पास वापस आ जाती है और वो अपने गुंडे से कहता है कुछ भी हो जाए उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। वहीं गब्बर बीएमसी और इनकम टैक्स वालों को भी फांसी दे चुका था और सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन है गब्बर। जब गब्बर अपनी अगली लिस्ट तैयार कर रहा होता है तो उसका एक साथी उसे बताता है गब्बर को पकड़ने के लिए सीबीआई से एक ऑफिसर आया जो कि बहुत पावरफुल है। वो सीबीआई ऑफिसर ये है और इसका नाम कुलदीप पावा है। वो पुलिस वालों से कहता है कि इसने इतना कुछ कर दिया और आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। जिस पर एक अफसर कहता है कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये गब्बर बहुत होशियार है। जिस पर कुलदीप गुस्से में कहता है कि तुम एक पुलिस वाले होकर आम आदमी की तरह बात कर रहे हो। और उसी वक्त गब्बर की एक और सीडी आती है जिसमें गब्बर कहता है कि नोटों पर सिर्फ गांधी जी की शक्ल है, उनका डंडा नहीं है, इसीलिए कुछ बच्चे बिगड़ गए हैं और उनकी लिस्ट तैयार है। अब पुलिस वाले ज्यादा परेशान थे क्योंकि इस दफा गब्बर ने नहीं बताया था कि वो किस डिपार्टमेंट के करप्ट लोगों को मारेगा। कुलदीप न्यूज वालों से कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी एक ऐसे आदमी से जो कि छुप कर वार करता है। कुलदीप की इस बात ने गब्बर को भड़का दिया था। अगले दिन एक पुलिस वाला एक ऑफिस में कह रहा होता है कि हम हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर दूसरा पुलिस वाला उसे बताता है कि गब्बर खुद पुलिस वाले को किडनैप कर रहा है। जिस पर वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि अब आपकी सुरक्षा कौन करेगा सर। एक पुलिस वाला गाड़ी में लोगों को अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि साथ बैठा हुआ ड्राइवर उसे वहीं से किडनैप कर लेता है। अब 7 पुलिस वाले किडनैप हो चुके थे और पुलिस अब तक कुछ भी नहीं कर पाई थी। कुलदीप उनसे पूछता है कि हमारे ऑफिस में कौन सबसे ज्यादा रिश्वत लेता है। वो पहले तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब कुलदीप जोर डालता है तो वो गोविंद के पापा यानी कि चंद्रकांत गावरे का नाम लेता है। जिसके बाद वो उसी वक्त उसे बचाने के लिए जाते हैं। कुलदीप चंद्रकांत गावरे को गब्बर से होशियार रहने का कहता है। जिस पर वो कहता है कि मैं चंद्रकांत गावरे हूँ सर, मुझे मारने के लिए खुद यमराज को नीचे आना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त पीछे क्रिस्टन्स में गब्बर आ रहा होता है। वो उसके सामने बिल्कुल यमराज की तरह आता है और उसके सर पर व्हील पाना मारकर उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद पुलिस वाले एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकते हैं। जब वो डिक्की खोलते हैं तो पीछे से गब्बर बड़े अफसर के यूनिफॉर्म में वहाँ आ जाता है। वो दूसरा पुलिस वाला
वाला गब्बर के सामने कुछ भी नहीं करता और उस ताबूत में गावरे की बॉडी थी और गब्बर उस गाड़ी को निकलवा देता है। वहीं पर साइड पे श्रुति खड़ी थी और जब वो गब्बर को पुलिस के कपड़ों में देखती है तो वो उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान में जाती है। अब गब्बर एसीपी गावरे को मारने वाला था। गब्बर का साथी श्रुति को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, जिस पर गब्बर गावरे को अंदर भेज देता है और श्रुति को अपने पास बुला लेता है। जब श्रुति उससे पूछती है कि तुम असल में कौन हो, तो वो कहता है कि मैं गब्बर हूँ। पाटिल ने गब्बर को आधा मारकर दूर कहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स की बस आती है और वो उसी वक्त गब्बर को बचा लेते हैं। वो श्रुति से कहता है कि जिन लोगों ने मुझे बचाया सोचा कि नई वाली जिंदगी उनके नाम कर दूं। इन सब से बात करके समझ में आया कि हिम्मत है तो पावर नहीं है और पावर है तो हिम्मत नहीं है, और अगर दोनों है तो करप्शन है। इन सब में देशभक्ति बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा बढ़ते गए। मकसद सिर्फ इतना था कि गब्बर का इतना खौफ फैलाना है कि सरकारी लोग अपनी तनख्वाह लेने से भी डरे। जिसके बाद गोविंद वहाँ आता है और बताता है कि हमारा मिशन पूरा हो गया। फेसबुक और हर जगह पर गब्बर ट्रेंडिंग नंबर 1 है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, कौन है गब्बर। गब्बर गोविंद को बताता है कि इस दफा की लिस्ट में तुम्हारे पापा का नाम नंबर 1 पे था, जिस पर गोविंद कहता है कि अब तक मैंने जिनको भी मारा है उनके बच्चे नहीं थे। गुनहगार का गुनाह देखा जाता है, उसकी फैमिली नहीं। जिस पर गब्बर कहता है कि फेसबुक या ट्विटर नहीं, तुम्हें देखकर यकीन हो गया कि मेरा मिशन पूरा हो गया, और फिर गब्बर उसे गले लगा लेता है। वहीं कुलदीप पुलिस वाले से कहता है कि किसी के पास गब्बर को पकड़ने का कोई आइडिया हो तो बताओ, जिस पर साधु बोलने लगता है और एक अफसर उसकी बात काट देता है। वो कुलदीप से कहता है कि सर ये हमारा लोकल जेम्स बॉन्ड है, इससे लगता है कि ये गब्बर को बस पकड़ ही लेगा। जिसके बाद वो उसकी बात सुनने के लिए खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही साधु बोलने लगता है दूसरा अफसर उसकी बात काट कर कहता है तुझे मैं डिसमिस कर दूंगा। जिस पर साधु गुस्से में कहता है कि क्या डिसमिस, भाड़ में गई नौकरी। वो कुलदीप से कहता है कि इन्हें लगता है कि गब्बर चाय समोसे की तरह इनकी टेबल पर आ जाएगा। दोबारा से एक अफसर उसकी बात काटता है, लेकिन इस दफा कुलदीप उसे चिल्लाते हुए चुप करवाता है। जिसके बाद साधु उन्हें अपनी लिस्ट दिखाता है और उन्हें अपना कनेक्शन समझाता है, और फिर वो उन्हें दिखाता है कि सारे ईमानदार ऑफिसर नेशनल कॉलेज से हैं। जिसके बाद कुलदीप उससे कहता है कि तुमने 90% केस सॉल्व कर दिया, लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। जिस पर साधु शराफत से कहता है कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। ये सुनने के बाद सभी अफसरों के सर झुक जाते हैं। कुलदीप साधु के साथ नेशनल कॉलेज जाता है, लेकिन वहाँ पर ना ही गुंडे अलाउ थे ना ही पुलिस वाले। जिस पर कुलदीप कहता है कि हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उन्हें तो पकड़ सकते हैं। जिसके बाद पुलिस साधु के लिस्ट वाले सभी ऑफिसर्स और सभी स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उन सबको कुत्तों की तरह मारती है, लेकिन कोई भी गब्बर के बारे में कुछ नहीं बोलता। पाटिल को रियल एस्टेट बिल्डर्स के दरमियान एक मीटिंग रखनी पड़ती है, क्योंकि वो रिश्वत नहीं ले रहे थे और पाटिल के गैर कानूनी काम रुके हुए थे। वो उनमें से सबसे ईमानदार ऑफिसर को लात मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो बिल्डर्स बिना रिश्वत लिए पाटिल का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गब्बर के साथ ही गब्बर को उस ऑफिसर की मौत का बताते हैं, जिस पर गब्बर कहता है कि पाटिल को मरना होगा, क्योंकि उन लड़कों ने मार खाने के बाद भी कुछ नहीं बोला था। कुलदीप उन सबसे दोबारा गब्बर को पकड़ने के आइडिया का पूछता है, जिस पर साधु बोलने की इजाजत मांगता है और कुलदीप ये देखकर उसे अफसरों की सीट पर बिठाता है। साधु कहता है कि अब गब्बर दिग्विजय पाटिल को मारेगा। हाल ही में उसने उस ऑफिसर को मारा जो अपने डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ईमानदार था, क्योंकि उसने उसकी रिश्वत ठुकरा दी। एक अफसर कहता है कि सर हम पाटिल को अरेस्ट करें या उसे प्रोटेक्शन दें। जिस पर कुलदीप कहता है कि हमें उस पर नजर रखनी है, गब्बर खुद हाथ में आ जाएगा। उन्हें पता चलता है कि कल दिग्विजय पाटिल के घर उसके बर्थडे की पार्टी है। जिसके बाद पुलिस वालों के गब्बर को पकड़ने की प्लानिंग शुरू हो जाती है और गब्बर की पाटिल को मारने की। अगले दिन पाटिल के घर पर पार्टी होती है, जहाँ पर तवाइफों का नंगा नाच होता है। गब्बर के इंतजार में पुलिस भी वहाँ आई हुई थी। उसके गार्ड्स को कोई गब्बर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है और जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर गब्बर के लड़के उन्हें वहीं दबोच लेते हैं। वहाँ पर आए सभी लोगों ने पाटिल की शक्ल का मास्क पहना हुआ था। अब पाटिल अपना केक काटने लगा था। जैसे ही पाटिल मोमबत्ती बुझाने लगता है वो रुक जाता है, क्योंकि उससे सामने आदित्य नजर आता है। गब्बर उसे गोली से उड़ा देने का इशारा करता है, जिस पर पाटिल अपने गार्ड्स को नीचे भेज देता है और कुलदीप भी होशियार हो जाता है। पाटिल को उसी की शक्ल का मास्क पहने हुए लोग घेर लेते हैं और गब्बर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पाटिल को नहीं पता था कि आदित्य ही गब्बर है। गब्बर उसे अपने साथ हथकड़ी लगाता है और उसके और अपने मुंह पर उसका मास्क पहन लेता है। जिसके बाद गब्बर के साथी वहाँ गोलियां चला देते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और इस तरह गब्बर कुलदीप के सामने गब्बर को उठा के ले जाता है। उन लड़कों के घर वाले उनसे मिलने आते हैं, जिसके बाद सभी माएं जमीन पर जख्मी पड़े अपने बेटों को मिलने आती हैं और कुलदीप चिल्लाते हुए कहता है कि इन सब ने गब्बर के साथ मिलकर कत्ल किए हैं। वो गावरे की बीवी से कहता है कि गब्बर ने आपके पति को मारा है। जिस पर गोविंद की माँ उससे कहते कि अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो समझ लेना तुम्हारी माँ भी मर गई। अब कुलदीप अपना आपा खो देता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक मुजरिम को इतना प्यार क्यों मिल रहा है। गब्बर ने पाटिल को उसके घर में किडनैप कर लिया था। पुलिस ने हर जगह शोर मचाया, लेकिन किसी ने भी पाटिल के घर की घंटी नहीं बजाई। पाटिल उससे कहता है कि दिग्विजय पाटिल एक नाम नहीं एक ब्रांड है। जिस पर गब्बर कहता है 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर मैं हूँ। जब पाटिल को पता चलता है कि आदित्य ही गब्बर है वो बहुत हैरान हो जाता है। गब्बर उससे कहता है कि तूने मुझे 5 साल पहले 2 कॉल्स करने दिए थे, तुझे मैं 3 कॉल्स करने का मौका देता हूँ। और ये सब वो उसकी तस्वीर वाले मास्क पर पाँव रख के कहता है। पाटिल पहला कॉल होम मिनिस्टर को करता है, जिसे उसने ही होम मिनिस्टर बनाया था, लेकिन उसकी गब्बर से बहुत ज्यादा फटी हुई थी। वो फोन काट देता है, जिस पर गब्बर हंसने लगता है और फिर पाटिल पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। कॉल साधु उठाता है और पाटिल उसे बताता है कि
गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में किडनैप करके रखा हुआ है। लेकिन साधु ये कहकर कॉल रख देता है कि ये पिज्जा स्टेशन नहीं पुलिस स्टेशन है। जिसके बाद गब्बर चिल्लाते हुए कहता है कि गब्बर तुझसे बड़ा ब्रांड है। ये सुनकर पाटिल गुस्से में आकर गब्बर पर शीशे का गिलास फेंकता है, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। पहले गब्बर मार खाता है क्योंकि पाटिल वजूद में ज्यादा बड़ा था, लेकिन क्योंकि गब्बर लड़ने में बहुत अच्छा था वो उसे बहुत ज्यादा मारता है। जिसके बाद वो उसे जोरदार फ्लाइंग किक मारता है और फिर वो उसे नीचे लकड़ी के फ्रेम पर गिरा देता है। वो उसके सर पर शीशे की लाइट मारता है, जिसके बाद पाटिल का जोर खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो गब्बर को गिड़गिड़ा के सॉरी कहता है और सॉरी सुनने पर गब्बर को और गुस्सा आ जाता है। वो उसे चिल्लाते हुए उठाता है और जमीन पर मारकर उसे पानी में गिरा देता है और आखिरकार वो पाटिल को मारने के बाद कहता है आई हेट सॉरीज। अब आदित्य ने गब्बर बनकर अपना बदला ले लिया था। सब होने के बाद गब्बर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के कांस्टेबल से कहते हैं कि कुलदीप साहब को कहो कि गब्बर उनसे खुद मिलने आया है। गब्बर पुलिस स्टेशन इसीलिए जाता है क्योंकि उसने करप्शन खत्म कर दी थी और उसका मिशन पूरा हो गया था। कुलदीप और बाकी सारे ऑफिसर्स गब्बर को देखने के लिए भागते हुए आते हैं। कुलदीप गब्बर को अपना नाम बताता है और गब्बर कहता है नेशनल कॉलेज से प्रोफेसर आदित्य, जिस पर साधु कंफर्म करता है कि यही गब्बर है। गब्बर उससे कहते हैं कि अभी मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन दिग्विजय पाटिल को मार के आ रहा हूँ और सारे करप्ट ऑफिसर्स को मैंने ही मारा था। सारे मर्डर्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप उन लड़कों को छोड़ दें। गब्बर को फांसी देने का हुक्म निकल चुका था और सभी लोग सड़कों पर निकल आए थे। सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स गब्बर को रिहा करने का कह रहे थे और पुलिस स्टेशन के बाहर भी विरोध चल रहा था। जब गब्बर को फांसी के लिए ले जाया जाता है तो बीच चौराहे में ही स्टूडेंट्स उनकी गाड़ी को घेर के खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर इतने ज्यादा लोग आ गए थे कि वो वापस भी नहीं जा सकते थे। साधु गब्बर से कहता है कि मुझे वर्दी ने रोक रखा है वरना मैं भी आपके नाम के नारे लगा देता। कुलदीप कहता है कि ये सब लोग तुम्हारी ही सुनेंगे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब गब्बर बाहर आता है तो वो देखता है कि लाखों लोग सिर्फ उसके लिए आए हुए हैं। कुलदीप अपने हाथों से गब्बर को गाड़ी के ऊपर चढ़ाता है और गब्बर को देखकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं। गब्बर सभी लोगों को शांत करवाता है और वहीं पर खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कोर्ट को आपको छोड़ना ही पड़ेगा वरना हम अपनी स्टूडेंट पावर दिखाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग स्टूडेंट पावर का नारा लगाते हैं। गब्बर कहता है सही कहा तुम लोगों ने, स्टूडेंट पावर। हर स्टूडेंट सरकारी ऑफिसर नहीं बनता लेकिन हर ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है। मैंने जो किया सही किया लेकिन जो रास्ता चुना वो गलत था। मैंने कभी किसी गलत आदमी को माफ नहीं किया तो खुद के लिए कैसे माफी मांग सकता हूँ। मैंने उनको इसलिए मारा क्योंकि एक बेईमान की आंखें बंद करो तो बाकी बेईमानों की आंखें खुद ब खुद खुल जाती हैं। जानते हो गब्बर कौन है? वो जो गलत होता देखकर नजरें नहीं फेरता, जो घूस लेने वाले को घुस घुस कर मारता है। जिसके बाद वो 3 दफा चिल्लाते हुए पूछता है कौन है गब्बर, और हर दफा वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं हूँ गब्बर। आज के बाद से अगर कोई रिश्वत लेने का सोचेगा तो उसके दिल से आवाज आएगी। जिसके बाद वो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा, और इस तरह गब्बर उन सबको वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। फांसी से पहले कुलदीप खुद गब्बर से हाथ मिलाता है और साधु कहते हैं कि अगर मैं भी नेशनल कॉलेज में होता तो आज आपके साथ होता। जिस पर गब्बर कहता है कि तुम कांस्टेबल रहकर भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। गब्बर श्रुति से आखिरी दफा मिलता है और श्रुति रो रही होती है और फांसी के फंदे पे जाने पर गब्बर कहता है मैं तो मर जाऊंगा, तेरा क्या होगा कालिया। और इस तरह मूवी का बहुत अच्छा एंड होता है। अगर आपने इस तरह की और एक्सप्लेन वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।